तो हमारा जो आज का टॉपिक है दिनचर्या और ऋतुचर्या। ठीक है। तो आयुर्वेद हमारे कितने प्रकार के वेद हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन आ जाता है वेदों के नाम। ठीक है। संख्या भी पूछी जा सकती है, नाम भी पूछा जा सकता है। अथर्ववेद का एक उपवेद है, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। जिसका मतलब है आयु मतलब लाइफ, वेद मतलब नॉलेज। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ, मतलब साइंस की लाइफ के बारे में आयुर्वेद बताता है। सर, आयुर्वेद का एम क्या है? इन्होंने बोला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन च। मतलब इस प्रयोजन की संपूर्ति हेतु आचार्यों ने दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का विधान बताया है। ये किसमें बताया है? अष्टांग हृदय हृदयम सूत्र स्थान में बताया गया है कि जो ये है, इसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, इनको हमें कैसे जीना है, इसमें हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे कार्य करने हैं, इस तरह का प्रयोजन बताया गया है। अब जान लेते हैं दिनचर्या क्या है। आपका जो टॉपिक है दिनचर्या और ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या नहीं पूछी है इसमें। तो आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या, जो डेली रूटीन हमारा होता है, वो कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला, दीर्घायु मतलब लंबी आयु बढ़ाने वाला, और जीवन को एक नियमन मतलब नियम में चलाने वाला होना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, एक तो हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करती हो वो दिनचर्या, हमारी आयु लंबी बढ़ाती हो, और हमारा जो जीवन है एक सक्रिय जीवन हो, उथल पुथल जीवन ना हो, मतलब एक सिस्टमैटिक जीवन हो। ये ना केवल रोगों से राहत देती है, ना ही हमें बीमारियों से बचाती है, बल्कि व्यक्ति को संतोषजनक और सुखद जीवन जीने में भी सहायता करती है। ठीक है। दिनचर्या के अंतर्गत सुबह की कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, जो हम सुबह उठते ही, जो हमारे नैतिक मतलब जो हम नित्य कर्म करते हैं ना, डेली रूटीन जो होता है, हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, उषा पान करते हैं, पानी पीते हैं, योगासन करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, ये सब हमारा किस में आता है? दिनचर्या में आता है आयुर्वेद के अनुसार। दिनचर्या के अंतर्गत सुबह की कुछ विशेष क्रियाएं होती है जो शरीर को शुद्ध करती है। विषैले पदार्थ मतलब जो भी गंदगी होती है हमारे शरीर में, उनको बाहर निकालती है, उनको जमने से रोकती है। इंद्रिय और मन को स्पष्ट रखती है तथा शरीर पर को पोषण देती है। शरीर शरीर का पोषण बढ़ाती है। ऐसी होती है दिनचर्या। दिनचर्या का संबंध जो है किससे है? सीधा स्वस्थ वृत्त। एक पुस्तक आती है स्वस्थ वृत्त, वो पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दे रखी होती हैं, मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो दिनचर्या का जो संबंध है स्वस्थ वृत्त से है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक दिन को प्रकृति की बदलती दैनिक लयों के साथ सामंजस्य में जीना। मतलब जो प्रकृति के हिसाब से जैसे जैसे हमारे दिन बदलते हैं, उसके हर हिसाब से हमें जीना है। मतलब सर्दी है तो सर्दी के हिसाब के कपड़े पहनने हैं, और हमारा भोजन भी सर्दियों के हिसाब का स्टार्ट हो जाता है ना। गर्म चीजें हम लोग खाने लगते हैं, उसका सेवन करते हैं, जैसे बाजरा बाजरा खाने लगते हैं, जौ खाने लगते हैं, और भी बहुत सारे मतलब जो गर्म साग भी आते हैं हमारे, वो सब हम लोग उसका सेवन करते हैं। गुड़ के लड्डू बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, तो सर्दी के हिसाब से चलता है। गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में हम वाटरी फ्रूट्स लेते हैं, हल्की सब्जियां जैसे टिंडे, तोरी, घिया टाइप का ऐसा कुछ खाते हैं। हैवी दालें वगैरह हम लोगों से नहीं खाई जाती, जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए,
इन्हें डाइजेस्ट करने में हमें टाइम लगता है, तो गर्मियों में ये कम खाया जाता है। पूरी पराठे सब गर्मियों में क्या होता है, आपको खुद ही इच्छा नहीं होती कि तला हुआ खाने की, का मन ही नहीं करता है। तो प्रकृति की लय में चलता है जीवन, है ना। ये है दिनचर्या। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अपनी प्रकृति जैविक लय को का ज्ञान हो, मतलब व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, कैसा जीवन जीना है उसे आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बदलती, और आयुर्वेद में से प्रकृति कहा जाता है। सिर्फ एक प्रकृति है जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जैसे हमारी भी प्रकृति होती है ना, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, वो नहीं बदलती है, उसे आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है। तथा प्राकृतिक वातावरण की लय को भी समझना चाहिए। जो भी हमारे वातावरण में चल रहा है हमें उसको भी समझना चाहिए, और उस हिसाब से अपने बॉडी को हमें ढालना चाहिए। अब जैसे अभी यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में, मतलब ज्यादा नहीं हो रही, बट गर्मी की स्टार्ट हो गई है, मार्च के महीने में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। पर यही हम ऊपर चले जाएंगे थोड़ा पहाड़ों की तरफ, तो वहां अभी भी ठंड होगी। तो हमें पहाड़ों पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे। हम नॉर्मल कपड़े वहां पे सिंपल टी शर्ट, पतली टी शर्ट या पतला सूट पहन के नहीं घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंड है और हमें सर्दी से अपने शरीर को बचाव करना है। तो उसी हिसाब से जो भी जहाँ की जैसी प्रकृति है उस हिसाब से हमें अपने बॉडी को बनाना है। ये बाहरी पर्यावरण और व्यक्ति के साथ प्रकृति के समन्वय को भी दर्शाता है। मतलब जो भी बाहरी जो भी वातावरण चल रहा है उसके हिसाब से व्यक्ति की प्रकृति को भी दर्शाता है, कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होगी उसकी वैसी इच्छाएं होंगी, और उस मौसम में उसी तरीके का कार्य करने की सोचेगा। जिसे आयुर्वेदिक काल विज्ञान में वात पित्त और कफ काल कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का क्या बताइए, हमारी जो वात पित्त और कफ है, इन ये जब एक समान रहते हैं, इनमें कोई एक बढ़ता या घटता नहीं है, तब हमारी प्रकृति जो है नॉर्मल चलती है, ह्यूमन प्रकृति जो होती है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वात पित्त और कफ काल कहा जाता है। यह समन्वय व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या, मतलब जो भी हम डेली रूटीन में जो कार्य करते हैं वो, ठीक है, को इस प्रकार, मतलब हमें इस प्रकार एडजस्ट करना है कि से संबंधित है कि जागने और सोने के समय का सही पालन कर सके। हर चीज में मेन, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि सोना और जागना मेन होता है। अगर उसमें डिस्टरबेंस होती है तो हमारे स्वास्थ्य में भी डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाती है। इंद्रियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सरल उपाय अपनाएं, तथा अपनी विशिष्ट प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने हेतु उचित आहार का चयन करें। इसमें मेन रोल किसका होता है, हमारे फूड का। जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, किसी भी रूप में करें, लिक्विड फॉर्म में करें या ठोस फॉर्म में करें, मेन रोल होता है आहार का। यदि दिनचर्या को अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, मतलब प्रकृति के हिसाब से ही अगर भोजन लिया जाए, तो उसका पालन किया जाए, तो उसके परिणाम अत्यंत लाभकारी होंगे। ठीक है, अगर हम प्रकृति के अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना भोजन करते हैं, तो उसके जो आहार मतलब जो बेनिफिट्स हैं वो और फायदा करेंगे। दिनचर्या से तात्पर्य क्या है, जिसमें आहार होता है, ठीक है, जो भी डेली डाइट की जो भी हैबिट्स होती है आपकी, वह होता है। विहार होता है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो, और आचरण, कैसा बिहेव है आपका दूसरों के प्रति और समाज के प्रति वह। तो इसको हमने कुछ पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले प्रातः उत्थान, मतलब सुबह उठना, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठना है, कब उठना है बताया गया है आयुर्वेद में, ब्रह्मचर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, 4 बजे। तो सुबह 4 बजे उठना है।
सुबह वातावरण के प्रभाव से शरीर में उपयोगी रसायन स्रावित होते हैं। मतलब जो हमारा सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, प्रकृति से हमारी बॉडी क्या है, प्रकृति है ना, तो उससे में क्या होता है, कुछ रसायन मतलब कुछ केमिकल्स जो होते हैं बॉडी से स्राव होते हैं, जिससे ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है। मतलब कहते हैं कि 4 बजे उठते हैं तो उस टाइम पे बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव और इंटेलिजेंट होती है। मतलब माइंड भी हमारा बहुत अच्छे से काम करता है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। बॉडी बहुत अच्छी कंडीशन में होती है, उस टाइम शुद्ध अवस्था में होती है। तो सुबह उठ के सब उसके बाद क्या करना है, आपको ऊषा पान करना है। ऊषा पान क्या होता है, सुबह नॉर्मल आपको गुनगुना पानी पीना है 2 गिलास। ठीक है। अब ये पानी क्या रोल करता है आपकी बॉडी में, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। सुबह जब उठते ही आप 2 गिलास पानी पी लेते हो, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, मोशन के लिए जाना है, ताकि आपका पेट जो है एकदम साफ हो जाए। मलोत्सर मतलब बॉडी से, अभी पिछले क्लास में हमने मल पढ़ा था ना, तो हमें मल त्याग करने जाना है, मतलब स्टूल पास करने जाना है। शरीर में पाचन के पश्चात बने अपशिष्ट विषैले पदार्थ को उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। कौन सी क्रिया द्वारा, उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है। प्रातःकाल इसको क्रिया करने से पूरे दिन में मतलब शरीर में लघुता रहती है, हल्कापन रहता है। और इस क्रिया को करने के बाद हमें अपने हाथ और पांव अच्छे से धुल लेने चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी की जो है अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो कि एक स्मेल वाला पदार्थ होता है, बहुत गंदी स्मेल आती है उससे। तो यदि अगर आप सुबह फ्रेश नहीं होते हैं, मल त्याग नहीं करते हैं, तो आपको पूरे दिन प्रॉब्लम्स होती है। हेडेक भी हो सकता है, गैस भी बन सकती है, गैस सर में चढ़ने की वजह से सर दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है और जलन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले 4 बजे उठना है, फिर उसके बाद उषा पान करना है। उषा पान करने के बाद आपको मल त्याग करना है। मल त्याग करने के बाद क्या करना है, आपको दंत धावन करना है, मतलब दांत साफ करने हैं। ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार दंत धावन, दांत साफ करना मतलब दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर आप एक दिन दांत साफ नहीं करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल आने लग जाएगी, आपको खुद को ही बहुत अजीब सा ऐसा लगता है कि बहुत मोटी सी लेयर चढ़ गई है हमारी जीभ पे और हमारे दांतों पे। और हमारी जो मुंह की स्मेल है वो गंदी हो जाती है, जो दूसरों को भी परेशान करती है और खुद को तो करती ही है। तो इसलिए फिर दांत साफ करने हैं। जो तिक्त, कटु और कषाय मतलब कड़वा, तीखा और कसैला रसोवादी औषधियां, औषधि टहनी होती हैं। मतलब कौन कौन से स्वाद वाले हमें करने हैं, जो पेस्ट यूज करना है। इधर हालांकि टहनी लिखा है, जैसे हम वो करते हैं ना, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, है ना। तो इन्होंने बोला है कौन कौन से, वो बोले हैं स्वाद, तिक्त मतलब कड़वा, कटु मतलब तीखा, कषाय मतलब कसैला। मीठा पेस्ट नहीं लेना, मीठा पेस्ट यूज नहीं करते हैं दांत साफ करने के लिए। ठीक है। तीखा, कड़वा और कसैला रसों वाली औषधियां, जैसे नीम, बबूल और करंज। एक करंज नाम का भी कोई पेड़ होता है, उसकी भी टहनी को हम दातून के लिए यूज कर सकते हैं। नीम और बबूल तो शायद सबको पता ही होगा। अधिकतर जो है नीम की दातुन की जाती है। नीम के तो ना जो नए नए पत्ते होते हैं ना, नई बिल्कुल नई पत्तियां होती है छोटी छोटी सी, उनका तो सेवन भी कर सकते हो आप, सुबह खा भी सकते हो। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, दांतों के लिए भी अच्छी होती है, ब्लड के लिए भी अच्छी होती है। तो से सुबह और भोजन के बाद, मतलब भोजन करने के बाद करने की सलाह दी गई है। सुबह तो करना ही करना है, फिर जब आप भोजन करते हैं उसके बाद भी सलाह दी गई है कि आप इससे दांत साफ करें, ताकि कोई भी गंदगी आपके दांतों में ना फंस जाए और आपको आपको सड़न या कीड़े लगने की परेशानी ना हो। दांतों की परेशानी जैसे मसूड़ों की होती है, पायरिया हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है,
कीड़ा लग जाता है, छोटे बच्चों में अधिकतर देखा जाता है, क्योंकि वो दांत साफ नहीं करते हैं तो वो हो जाता है। तो अगर आपको ये सब नहीं मिलता है तो आप घर में भी बना सकते हैं, कि ऐसे नमक और हल्दी और सरसों का तेल मिला के उससे भी आप अपने दांत साफ कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली जाती है। या कुछ अच्छे जो नेचुरल तरीके से पेस्ट बनाते हैं आज के टाइम में, जैसे होता है कि दातुन इजीली अवेलेबल नहीं होती है लोगों के पास, तो पेस्ट याद रखिए, मीठा पेस्ट का चयन नहीं कीजिए, जो आयुर्वेदिक पेस्ट आते हैं उनका ही चयन कीजिए। ये मसूड़ों को चोट पहुंचाए बिना दांतों को मजबूत, साफ और शीशों को त, तरोताजा रखता है, मतलब सांसों को तरोताजा रखता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जीभा लेखन, मतलब जीभ की सफाई करते हैं अपने। तो जीभ की सफाई आपको कैसे करनी है? हाँ, जीभ की सफाई के लिए आपको क्या यूज करना है, सिल्वर, स्टील और कॉपर की जो वो आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, जीभ क्लीन कर, टंग क्लीनर जो आता है, ब्रश से नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक होता है वो, उससे हमें अपनी जीभ नहीं करनी चाहिए साफ। हमें सिल्वर, स्टील या कॉपर, सबसे अच्छी कॉपर की मानी जाती है, सिल्वर का भी अच्छा है क्योंकि वो चांदी का है, तो चांदी भी एक धातु है, और कॉपर बहुत अच्छी धातु है। तो उससे क्या होता है, जब हम उससे अपनी जीभ को क्लीन करते हैं, उससे जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं उस धातु से टच होके। तो हमें अपनी जो जीभ है वो किससे करनी चाहिए, इन तीन तरह की धातु की टंग क्लीनर से करनी चाहिए, जो कि हमारा जो एक्स्ट्रा गंदगी होती है हमारी जीभ पर जमी हुई वो साफ कर देता है। उसके बाद होता है गंडूश। ठीक है, ऑयल पुलिंग भी बोल सकते हैं इसे, और मुख धावन भी बोल सकते हैं, मतलब मुख धोना भी बोल सकते हैं। तो हालांकि ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, कुल्ला करना है मुंह में पानी भर के, और उसे सब चीज को बाहर निकाल देना है, और फिंगर से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गंडुश करना है। गंडुश होता है ऑयल पुलिंग। 1 चम्मच तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल मुंह में लेकर, या गोले का तेल भी ले सकते हैं, 1 चम्मच लेना है, मुंह में निगलना नहीं है उसे, उसे मुंह में घुमाना है 10 से 20 मिनट तक। ठीक है, कैसे घुमाना है, जैसे हम पानी भर के नहीं मुंह को दांतों को साफ करते हैं, तो वैसे ही उस ऑयल को घुमाना है। तो ऑयल पुलिंग, जिसे गंडूश या कमल ग्रह भी कहा जाता है, खाली पेट 10 से 20 मिनट तक मुंह में नारियल का तेल या तिल का तेल या सरसों का तेल भी ले सकते हो आप, घुमाने की एक पारंपरिक डिटॉक्स प्रक्रिया है। ठीक है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाने और फैट कम करने, और ये हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकालने और सांसों की दुर्गंध को दूर करने में समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। और जो इसका बेनिफिट आजकल बहुत बड़े स्टार्स भी कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं गंडुश को, उससे क्या होता है, जो हमारे फेस पे एक्स्ट्रा फैट होता है और डबल चिन होती है, उसे कम करने के लिए बहुत सहायक है। फेस को अट्रैक्टिव बनाता है, हमारी स्किन ग्लोइंग होती है, और स्किन टाइट भी होती है फेस की। ठीक है, ऑयल पुलिंग भी कीजिए, मैम बहुत ये अच्छी ऑयल चीज। पुलिंग मैम ये ऑयल पुलिंग क्या डिनर के बाद जैसे हम लोग ब्रश नहीं करने नहीं के बाद नहीं, यूज सुबह करते खाली पेट होती है ऑयल पुलिंग। ओके। डिनर के बाद तो आप वो कर सकते हो जो मैंने बताया ना आपको, हल्दी, नमक और तेल वाला, हाँ 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 हाँ। वो वो कर रोज कर सकते सकते हैं, हैं। हल्दी नमक और हाँ तेल हाँ, रोज कर सकते रोज कर, मैंने मैम अभी प्लाक रिसेंटली प्लाक प्लाक क्या होता है? प्लाक कम कर प्लाक कहाँ प्लाक लिखा कम है प्लाक में ना प्लक मतलब मसूड़ों वो को दांत में जो व्हाइट व्हाइट जम जाती है ना, वो उसे प्लक कहते हैं। PLAQUE हाँ प्लक। हाँ हाँ ओके। हाँ, प्लेग। ठीक है, जैसे ये होता है मैम ना, इसमें जो किसी ऑयल किसी है की इस टंग बहुत ऑयल में गंदी हो जाती है जल्दी जल्दी, हम वो घी तो के वो साथ भी उनके करते हैं ना लिए है। गंडोश क्रिम। घी के हाँ साथ भी जी, करते हैं ना गंडोश।
गंडूश क्रिया घी के साथ भी करते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? हाँ, घी से भी कर सकते हो आप, बट आयुर्वेद में जो है ऑयल का विधान बताया गया है। ये ओके। तो हो मैम सकता है ये कि सिर्फ घी का खाली जो है। ऑयल होता ब्रश है? करने के बाद, मैम ये सुबह सिर्फ ब्रश ऑयल करने होता के है या बाद इसमें भी पानी गंदगी मिला के लगती है? करते हैं? नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं होता है, सिर्फ ऑयल होता है। प्योर ऑयल तो हो, मैम प्योर ही होता है ना प्योर ऑयल, ऑयल या होता फिर है। घी भी होता है तो प्योर होता तो मैम सुबह बिल्कुल। ब्रश करने के बाद किया जाता है ये? ब्रश हाँ, के बाद? ये सीक्वेंस में ही बता रही हूँ मैं आपको कब क्या क्या अच्छा करना है। अच्छा। है। मैम मैम एक्चुअली आई ना ब्रश थिंक मेरा करने ये के पानी बाद, में जैसे मिला ना, के किया जाता है बिलीव। आई नहीं थिंक ये पानी पानी में में मिला मिला के के नहीं किया किया जाता जाता है। है मैम। किसने बोला पानी में मिला के किया जाता है? नहीं, डायरेक्ट ऑयल गंडूश कभी भी में पानी ही में मिला डालना के नहीं होता किया है। जाता। हाँ, उसमें आपका ये सलाइवा मिक्स होगा, जब आप क्या करोगे ना उसे तो आपका मुंह का सलाइवा मिक्स होगा उसमें। तो मैम क्या मैम जैसे क्वांटिटी रहेगी फिर इतनी मतलब एक इतना चम्मच, सारा? जो टेबल स्पून होता है ना जिससे हम खाना खाते हैं, एक वो टेबल वाला स्पून। स्पून, एक चम्मच या सवा। अगर छोटा स्पून है तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। ठीक है, वो तो ओके। बहुत अच्छा है। 10 to 15 ml। और टेन टू उससे फिफ्टीन लिप्स एम की एल जो तक। ड्राइनेस होती है वो भी नहीं होती है। जैसे किसी के लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, क्रैकी होते हैं, वो सब ठीक हो जाती है। जैसे बच्चों की ये चीजें कटने कटती है ना, एक एज क्या होती है, तो ये हम्म। सब बच्चों को भी करा सकते हो आप। मैम, जैसे मेरा ना और ये मेरा जैसे एक, पित्त बॉडी है ना, मेरा जैसे पित्त हाँ, प्रकृति है, पित्त डोमिनेंट है। तो हम्म। मेरे पापा है आयुर्वेदाचार्य मेरे पापा, तो उन्होंने मुझे अच्छा गंडूश क्रिया कराई थी घी के साथ। तो अच्छा अच्छा। वो, हाँ, तो उसके बाद से जैसे ना मतलब बहुत सारी हुई है षटकर्म में। तो इसमें ये जो किया था ना घी के साथ, तो उससे बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन हो गया था। उसके बाद मेरा हाँ, पित्त कभी हाइपर नहीं हो गया, लाइक डोमिनेंट हुआ नहीं बिल्कुल पित्त। बिल्कुल। हाँ, मैंने तो तिल के तेल से भी करा है राइट। और सरसों के तेल से भी करा है। मैम वो और हम सरसों के तेल से तो बच्चों को भी कितना, कराते हैं अपने। सरसों के तेल से तो कितना हॉरिबल लगता होगा वो, नहीं है ना? नहीं, थोड़ी देर ही लगता है। हाँ वो थोड़ा सा कड़वा होता है सरसों का तेल, हाँ, करना होता है इसलिए। पर थोड़ी देर ही लगता है, ठीक हो जाता है फिर, क्योंकि मैम तो ये सलाइवा होता है नारियल, ना। सरसों का तेल मैम, सरसों का, और जो आपने दूसरा कौन सा तिल का बोला ना, तिल का। तो वो आजकल तो ना पतंजलि का तो गंडूश ऑयल भी आता है, वो भी अच्छा है, उसमें लौंग का तेल अच्छा, वगैरह भी मिक्स है। तो वो हाँ, वो भी यूज किसको, किया है तो मैंने। सारी टाइप के प्रकृति के लोगों को चलेगा? ऑल हाँ टाइप ऑफ? हाँ हाँ हाँ। देखिए, तो ये तो कोई जो आयुर्वेदाचार्य होंगे उनको अच्छे से ज्ञान होगा कि कौन सी, जो हाँ डॉक्टर होते एक्चुअली, हैं वो अभी जैसे मेरे बीमारी के पापा हिसाब है वो से डॉक्टर, तो सजेस्ट करते उन्होंने, हैं। हाँ, क्योंकि तो हमें तो नॉर्मल पढ़ना है, तो नॉर्मल ही हम ऑयल ही लिखा जाता है। हम्म। तो जैसे हम सरसों का मैंने, तेल तो सब लोगों को मैच होता है ना, सरसों नहीं का तिल तेल, का भी होता है, तिल का भी तिल करता और है। सरसों का। अच्छा, ओके। क्योंकि वो मैम ये अंदर नहीं ले कोल्ड जाना। प्रेस्ड ऑयल है मेरे पास। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ये वाला आपको दिख रहा है, ये हाँ, प्रॉपर मैं इससे करती हूँ। वो तो ऑब्वियस, ठीक है, बहुत बढ़िया है। सूटेबल टू ऑल। और ऑयल भी हमेशा कोशिश कीजिए कि कोल्ड प्रेस्ड ही ले, कोल्ड। बेस्ट होते हैं घर में यूज करने के लिए भी। अगर घी यूज करते हैं आप तो कोशिश करिए गाय का घी लें। देसी गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत कम मिलता है, मिलता नहीं है आसानी से। और अगर लेते हैं तो देसी गाय का लें, उसका ना लें, जो हाइब्रिड गाय होती है ना, उसका ना लें। वो तो मैम गाय नहीं है, वो कोकोनट, जानवर है। कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं? कोकोनट, हाँ, कोकोनट कोकोनट ऑयल कर कोल्ड सकते प्रेस्ड हैं। होना चाहिए, वो खाली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। वो वाला नहीं जो पैराशूट का आता है, वो वाला नहीं करना। है ना। नहीं तो घर में बना के कर दो, वो तो जल्दी बन भी जाता है ना, कोकोनट हाँ ऑयल तो हाँ। बहुत जल्दी घर में बना सकते हैं, होममेड। और मिल्क भी आप यूज कर सकते हो, कोकोनट का मिल्क जो होता है बहुत अच्छा होता है, स्वाद होता है बड़ा। चलिए आगे मैम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पित्त के लिए नारियल का तेल और वात और कफ के लिए तिल का तेल। बुक में लिखा है आपकी? नहीं मैम, यहाँ मैंने अभी फाइंड आउट किया है गूगल में, तो वहां पे लिखा है बात के लिए पित्त तो के तिल लिए का हाँ तेल ही नारियल का बेस्ट है ना। तेल और वात और कफ के लिए तिल का तेल। तिल का तेल, हाँ, तो मैम पित्त तो गर्म होता है, अग्नि प्रगृति, इसीलिए शायद इसीलिए तो नारियल कफ के तेल लोगों को ठंडा बोला है करता ना है। वो। तभी तो नारियल नहीं, बोल, पित्त नारियल पित्त ठंडा होता है ना। पित्त बोल, हाँ पित्त ना जले पित्त हुए के लिए पे ना। नारियल लगाते हैं, नारियल ठंडक देता है, तिल गर्म होता है तिल ना। तो कफ एंड वात के लिए होगा ना, तो हाँ, हीट कफ एंड जनरेट वाटर करेगा है। उसके लिए, एक्टिव हम्म। करेगा बॉडी को।
या हाँ हाँ। मैम चलिए और एक क्वेश्चन था नेक्स्ट। मैम। अ, हाँ जी। अभी जो मतलब अभी हो रहा है इसलिए इससे पहले वाला जो आपने बोला ना प्रकृति का, तो प्रकृति चेंज नहीं होती है, जैसे आपने बोला प्रकृति चेंज नहीं होती। हम्म। बट मैम ऐसे होता है ना कभी कभी कि छोटे है रहते हैं ना हम 10-12 साल तक, तो अलग प्रकृति डोमिनेंट होती है बच्चों में, जैसे नहीं, वो कुछ ही हार्मोनल टाइम के लिए चेंजेस में। होता है। हाँ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना, हाँ, तो तो उस कुछ ही टाइम पे टाइम के जैसे लिए होते हैं। जब प्रकृति। हार्मोन्स अपने उसमें आ जाते हैं तो प्रकृति फिर अपनी पुरानी उसमें ही आ जाती है। जैसे मैम अभी जैसे नेचुरल। लाइक मैं दूसरों का नहीं, जैसे मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं जब छोटी थी ना, तब मेरा वात डोमिनेंट बहुत था। वात डोमिनेंट था बहुत ज्यादा, और पित्त हम्म। सेकेंडरी था। तब उसके उसके बाद तो मुझे एक फेज में पित्त डोमिनेंट हुआ था, वाता नहीं था, वात डोमिनेंट नहीं था, कफ बिल्कुल भी नहीं है मुझे। तो पित्त और वात में मतलब ये होता रहता है, अल्टरनेट होता रहता है वो डोमिनेंट, मेरे मतलब साथ भी एक होता है। कोई मेरा है पहले मेरा है ना। पहले पित्त डोमिनेट था और अब वात है। तो वो बहुत अच्छा सारी हाँ। शारीरिक परिस्थितियों के हिसाब से हुआ है। या जैसे अभी जैसे मैम हाँ, मैरिज के बाद बोलो, या फिर क्योंकि लाइक मैरिज के बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं, की। बच्चे होने के बाद सब चेंजेस हाँ, आते हैं। ज्यादा बात डोमिनेंट ज्यादा हाँ, होता है ना तो बॉडी। मेरा तो सी सेक्शन हुआ था सेकंड डिलीवरी में, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम्स चालू हुई। उससे पहले मुझे कोई समस्या नहीं थी बॉडी में। एक्चुअली। अब कम हो गई हैं, पर उसके दौरान 2 साल तक मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो उस टाइम पे मैंने यही दिनचर्या के ये सारे फॉलो करे थे। सिग्नेचर है। सब कुछ नक्शे करती थी मेरा और मेरा वर्जिश एक ही हो करती थी। गया ना, एक हो गया ना मेरा बहुत बेबी, तो सी सेक्शन ही हो गया था। तब सी सेक्शन अच्छा के था। बाद जैसे जो बात डोमिनेंट बात जैसे अधिकतर वो, बढ़ने लगा हाँ, ना बॉडी बात में। बढ़ जाता है उसमें। बात हाँ, प्रकृति हो बात बढ़ जाती है, जाता है उसमें। क्योंकि हाँ, उस तो टाइम पे जो तब वही मेडिसिन किया होती है था ना, मैं। ग्लूकोज में चढ़ती है हम पे। या या इस वजह तो से उस टाइम पे होता जैसे है। नीम का रस जो आपने अभी बोला ना, कि नीम के हाँ पत्ते हाँ। खा सकते हैं। तो लाइक ऐसे डेली 15 डेज के लिए करेले का एक गिलास जूस, और कड़वे नीम के पत्ते होते हैं उसका एक गिलास जूस, और उसके बाद तुरंत ही वो कड़वा हट जाने के लिए कोकोनट, थोड़ा सा कोकोनट के थोड़े से पीसेस फ्रेश कोकोनट के, तो वैसे अच्छा। दे के वो मैम लाइक अगले आई थिंक 1 मंथ में वो पूरा बात डोमिनेंट जो था वो पूरा बैलेंस हो गया, और उसके बाद अब हम्म। बात बिल्कुल भी डोमिनेंट नहीं होता है। तो पित्त कभी कभी बहुत होता है बढ़िया। जस्ट बिकॉज पित्त। हाँ, पित्त जैसे कि पित्त बायबॉर्न प्रकृति जो पित्त हमारा बॉडी है ना। बाहर का वातावरण चल रहा है ना, पित्त उसकी वजह से भी हाँ होता है। हाँ हाँ। या उसकी वजह से हाई होता है और लो होता है। क्योंकि या बरसात में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता एग्जैक्टली exactly, हाँ वही मुझे है ना। पूछना था, और क्योंकि वो विंटर्स में क्या होता है, कंटिन्यूअसली नहीं रहता मेटाबॉलिज्म सही। बहुत हाई हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो हाँ। जाता है। और इसमें जो समर्स होते हैं उसमें भी मेटाबॉलिज्म हमारा वीक हो जाता है। तभी हल्का भोजन बताया गया है। यस। तो आप हल्का भोजन करेंगे तो पित्त एकदम ठीक रहेगा। ठीक ठीक है। रहता है, यस यस। या चलिए थैंक्स। नेक्स्ट है, ऑयल पुलिंग के बाद हमें क्या करना है, नस से। नस से कैसे? नाक में कुछ जड़ी बूटी वाले ऑयल आते हैं, जैसे नाक के माध्यम से घी। घी भी डाल सकते हैं आप, गाय का घी आता है। और ऑयल आता है, अणु ऑयल। अणु ऑयल होता है, वो भी आप नाक में डाल सकते हैं। ये नस्य के लिए होता है, पंचकर्म की क्रिया है। इससे नस्य ही शिरसो दिवारम, नाक मस्तिष्क का प्रवेश द्वार है। ठीक है, नाक कहाँ का प्रवेश द्वार है? मस्तिष्क का। के सिद्धांत पर सिर, गले और श्वसन संबंधी विकारों के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। नस्य इतना इफेक्टिव है, जिसको बहुत कफ रहता है, जुकाम रहता है, नाक बंद रहती है, परेशान रहते हैं, तो सुबह और रात को सोने से पहले नाक में 2-2 बूंद या तो बादाम ऑयल या देसी घी, जो प्योर गाय का होता है देसी घी वो वाला, या फिर अणु ऑयल, ये क्या करें, नाक में 2-2 बूंद डालें। इन तीनों में से कोई भी एक। मैम कब डालना है? सुबह और रात को सोने से पहले। तो इससे देखिए कितने इफेक्ट कितने हैं। तनाव कम होता है, बाल झड़ने कम होते हैं, माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है, साइनस और इंद्रियों को बल देने के लिए किया जाता है। जो साइनस से संबंधित हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है,
वो सब क्योर होती है सिर्फ इस ऑयल से। मेरी छोटी बेटी को बहुत ज्यादा जुकाम रहता है, उसको महीने में मतलब साल में पहले पूरे 12 महीने उसे जुकाम रहता था। अब उसका धीरे धीरे कम हो रहा है इसी से, क्योंकि हम नस से उसका रोज करते हैं, अड़ू तेल डालते हैं उसके नाक में हम लोग। और वो सब कुछ बड़े शौक से कराती है, वो हर चीज को एंजॉय करती है। इवन हम भूल जाते हैं तो खुद ही लेकर आ जाती है, तेल डाल दो नाक में, उसको आदत हो गई है। तो बच्चों वाला अड़ू तेल आता है, आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाते हैं, तो वो यूज करते हैं हम उसके लिए। वो लगता नहीं है, वैसे अड़ू तेल लगता है अगर प्रॉब्लम होती है अंदर, तो बहुत तेज जलन करता है वो, कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ठीक कर हो जाता है। घी बिल्कुल जलन नहीं करता, घी अच्छा होता है, और हाँ। बादाम का ऑयल बहुत अच्छा होता है। जैसे आप लोग जब सूत्र नेति वगैरह का अभ्यास करेंगे ना, तो जिस दिन मान लीजिए आपको कल करना है, तो आज रात को जरूर नाक में ऑयल डाल ले, ताकि वहां पे चिकनावट रहे और आपकी जो है पहली बार करने में जख्म ना हो। तो और फिर करने के बाद भी नेक्स्ट डे भी 2-3 दिन तक ऑयल डालें। वैसे तो ये सब रो रेगुलर करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर है अंजन। अंजन मतलब काजल, जो काजल हम लगाते हैं आंखों की सुरक्षा, सफाई, दृष्टि को तेज करने और नेत्र रोगों के उपचार, जैसे लाली, जलन और सूखापन, जैसे आंखों में ड्राइनेस आ जाती है लोगों को, रेडनेस आ जाती है और जलन होती है आंखों में, उसके लिए क्या अच्छा है? काजल। काजल कोई वो नहीं जो ब्रांडेड काजल हम खरीदते हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है काजल, कपूर का बना हुआ हो, उसमें देसी घी मिला हुआ हो और औषधियां मिली हो, औषधि पेस्ट का चूर्ण होता है। ठीक है। यह वात पित्त और कफ दोषों को संतुलित रखता है। यह एक प्राचीन नेत्र संस्कार है जो आंखों को पोषण देकर थकान कम करता है। तो रात को भी लगा के सो सकते हैं। जैसे फीमेल्स तो चलो काजल लगाती हैं, कुछ मेल्स नहीं लगाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, व्हाइट काजल आता है, वो लगा सकते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, तो रात में लगाइए, जब आप सुबह नहाएंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। अभ्यंगा। अभ्यंगा क्या होता है? मसाज, मालिश। बॉडी की मसाज करना बहुत ही आवश्यक है। डेली बेसिस पे करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर कीजिए। बॉडी को रब करना मतलब मसल, जो हमारे सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने वाला का काम होता है, इसलिए अभ्यंगा बहुत जरूरी है। रात को पैर के तलवे की करिए, और सुबह अगर आपके पास समय है, 4 बजे उठते हैं तो समय बहुत होता है, तो सुबह मालिश करने के बाद आप थोड़ी देर बाद उपटन से नहा सकते हैं गुनगुने पानी से, और फिर देखिएगा कितना फ्रेश फील होता है। इतना अच्छा लगता है पूरे दिन, जैसे कितना अच्छा स्पा लिया हो आपने सुबह सुबह। ठीक है। तो इसमें लिखा है, आयुर्वेद के अनुसार अभ्यंग गर्म जड़ी बूटियों वाली तेलों से की जाने वाली एक पारंपरिक लयबद्ध संपूर्ण शरीर मालिश है। ठीक है। कुछ ऑयल जैसे आप घर में बना भी सकते हैं, जैसे दर्द वर्द वाली जड़ी बूटियां डाल के। जैसे आपने कभी अगर पंचकर्मा किया है, पोटली मसाज ली हो, उसमें बहुत अच्छी होती है। किसी को पेन हो, कुछ हो, पेन के लिए मेन होती है पोटली मसाज, इतना अच्छा इफेक्ट आता है उसका, और बहुत मतलब बहुत फायदेमंद होती है। तो पोटली मसाज में क्या होता है, एक पोटली होती है, उसमें हर्ब्स होती हैं, और उस पोटली को गर्म ऑयल में भिगोया जाता है और उस पोटली से मसाज की जाती है। तो क्या होता है, जो हर्ब्स होती हैं वो अपना फायदा आपकी बॉडी में छोड़ती है, और जो बॉडी ऑब्जर्व करती है ऑयल को, और उससे आपकी जो पेन वगैरह होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। यह वात दोष को शांत करती है, जिनका वात बड़ा होता है वो वात दोष को शांत करती है, रक्त संचार बढ़ाती है, त्वचा को पोषण देती है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है रेगुलर मालिश से, टाइट हो जाएगी, लटकेगी नहीं, और कहीं भी ड्राइनेस नहीं रहेगी, बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी, मांसपेशियों को आराम देकर थकावट दूर करती है, तो रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और शरीर में विषैले पदार्थों को निकालकर समग्र स्वास्थ्य की प्रतिरक्षा में सुधार करती है, मतलब ये डिटॉक्स भी करती है आपकी बॉडी को। नेक्स्ट है, उसके बाद आपको मसाज करने के बाद क्या करना है,
नहीं, मसाज करने के बाद व्यायाम आएगा, ओ सॉरी, स्नान आएगा, उबटन आएगा। उससे पहले हम ये लिख सकते हैं क्षौर कर्म। क्षौर कर्म क्या होता है, जिसमें बाल काटना और नेल्स काटना, ठीक है, ये सब होता है। इससे क्या होता है, ये सब करने से प्रसन्नता आती है, शरीर में लघुता आती है और ऊर्जा का संचार होता है। नेल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए। मैम 10 शरीर में जो नंबर में क्या था, 9 नंबर बता रही हूँ, में अभी भूख। बताऊंगी, अच्छा बताऊंगी। अच्छा। नंबर ऊपर नीचे हो गया। नाखूनों के द्वारा होने वाले संक्रमण का भय भी कम हो जाता है। नेल्स में क्या होता है, गंदगी बढ़ जाती है जब हम नेल्स बढ़ा के रखते हैं, और वही हम हाथों से खा रहे हैं और वो सब जो है कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो हमें नेल्स भी काट के रखने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उबटन करना है, क्योंकि तेल लगाया है तो तेल पे अगर आप साबुन लगा लेंगे तो वो तो सब खराब हो जाएगा। साबुन लगा के नहीं नहाते हैं, ऑयल लगाने के बाद उबटन से नहाते हैं, ठीक है। उबटन जिसमें जड़ी बूटियां, दालें और सुगंधित द्रव्यों का एक प्राकृतिक मिश्रण होता है, जैसे आ, ये संतरे का छिलका हो गया, उड़द की दाल हो गई, और वो रेड वाली दाल जो होती है मसूर की, वो हो गई, और आप बेसन ले सकते हो, मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो, इन सबको, और गुलाब, खुशबू के लिए गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर ले सकते हो। इन सबको मिक्स करके उससे हमें क्या करना है, अपना ऑयल छुटाना है, उबटन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, स्नान, उपटन करने के बाद हो जाएगा आपका स्नान। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, व्यायाम, मतलब योगाभ्यास करना है, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में शक्ति, स्थिरता और मजबूती लाने वाली एक आवश्यक दैनिक क्रिया है, ठीक है। क्या करती है, हमें व्यायाम हमको क्या देखता है, शक्ति देती है, स्थिरता देती है, और हमारी बॉडी को मजबूत बनाती है, हमारे मसल्स को मजबूत बनाती है। सर्वोत्तम अभ्यास बलार्थ है, यानी अपनी कुल क्षमता के केवल आधे हिस्से तक ही हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी की कुल जितनी क्षमता है, हमें आधी क्षमता लगानी है उसमें, और हमें इसका अभ्यास करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम पूरी क्षमता से कर देंगे तो हम जो पूरे दिन के हमारे कार्य हैं, जैसे ऑफिस जाना वगैरह है, पूरे दिन काम करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमारी बॉडी थक जाएगी। हमें थकाना नहीं है, उसे स्वस्थ बनाना है। फिर स्नान मैंने बता दिया, स्नान कब करना है, व्यायाम से पहले करना है को। आयुर्वेद के अनुसार स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जो दोषों को संतुलित करती है, अग्नि पाचन बढ़ाती है, ठीक है। मतलब देखो, आपकी जठर अग्नि को भी प्रदीप्त करता है स्नान। आदर्श रूप से सूर्योदय से पहले गुनगुने पानी, मतलब गर्दन से के नीचे के से स्नान करना चाहिए। कब करना चाहिए, सूर्योदय होने से पहले ही कर लेना चाहिए, पर हम लोगों का जो रूटीन है, हम कब करते हैं, सूर्योदय होने के बाद करते हैं। वात कफ के लिए गर्म पानी और पित्त के लिए ठंडा पानी उपयुक्त होता है, ठीक है। गर्म मतलब वैसा गर्म नहीं जो स्किन को गर्म लगे, नॉर्मल पानी जो होता है वैसा पानी हमें यूज करना है। फिर वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र धारण कैसे करना है, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए सूती, रेशमी या लीलन जैसे प्रकृति और सांस लेने योग्य वो कपड़े जो होते हैं वो हमें धारण करने हैं, मतलब कॉटन के कपड़े, रेशम जो ओरिजिनल रेशम होता है वो, और लिनन जो होता है बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्किन को बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में भी। आप खुद महसूस करोगे, एक जीन्स का कपड़ा पहनने के बाद और एक कॉटन का लोअर डालने के बाद कितना फर्क इफेक्ट फील होता है, इफेक्ट फील होता है। तो इसलिए आयुर्वेद के अनुसार कॉटन और रेशमी और लिनन के कपड़े को बेस्ट माना गया है, कि इसके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। वस्त्र त्वचा के लिए अनुकूल, आरामदायक और रसायनों से मुक्त होने चाहिए।
यह शारीरिक तापमान को नियंत्रित करते हैं और दोषों वात पित्त कफ को संतुलित रखते हैं, जिससे त्वचा का स्वास्थ्य बना रहता है। फिर निद्रा, नहीं, स्नान के बाद भोजन और वस्त्र के बाद भोजन करना चाहिए। भोजन आयुर्वेद के अनुसार आहार केवल पोषण नहीं बल्कि एक औषधि है, मतलब भोजन को औषधि के रूप में लेना चाहिए, जो वात पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित रखती है। ये कोई राम है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। संतुलित रखने के लिए ताजा गर्म सुपाच्य और प्राकृतिक भोजन पर जोर देना चाहिए। मतलब एक तो फ्रेश भोजन हो और हल्का गर्म हो, मतलब बना बना हुआ हो, उसके ही आधे एक घंटे में के बीच में हमें भोजन कर लेना चाहिए, जो इजीली डाइजेस्ट होने वाला हो और प्राकृतिक भोजन हो, उसमें नेचुरल सोर्स ज्यादा हो। ठीक है। प्रमुख नियम में शांत वातावरण में बैठे, मतलब बहुत शोर शराबे में या टीवी चला के भोजन नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर ही खाना चाहिए। दोपहर में भरपेट और रात में हल्का भोजन करना चाहिए। ठीक है। दोपहर में पूरा पेट भर के अच्छे से खाइए खाना, और रात को बहुत कम खाइए, आधा पेट ही भोजन करिए। तथा 6 रसों मीठा खट्टा नमकीन तीखा कड़वा कसैला का संतुलित सेवन शामिल है। मतलब उसमें ये जो रस है हमारी जीभ के, ये सब स्वाद शामिल होने चाहिए। भोजन के बाद निद्रा। निद्रा जो है, जो कि हमें रात में करनी है, आयुर्वेद में निद्रा को स्वास्थ्य के 3 उपस्तंभों में से एक बताया गया है। जैसे भोजन, नींद और ब्रह्मचर्य हमने पढ़ा था ना, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो उपस्तंभ है आयुर्वेद के। तो इसमें से एक माना गया है जो शारीरिक मानसिक मजबूती पोषण और दीर्घायु के लिए अनिवार्य है। ठीक है। हमारी शारीरिक मानसिक मजबूती बढ़ाता है, और पोषण जो मिलता है हमें भोजन से, और उससे निद्रा का भी उसमें पूरा रोल होता है। अगर आप सोओगे नहीं और सिर्फ खाते रहेंगे तो आपको और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हमारी आयु बढ़ाती है निद्रा। ये रात में तमस गुण के बढ़ने से आती है। जब हमारा रात को तम गुण एक्टिवेट हो जाता है, उसके बढ़ने से हमें निद्रा आती है, जिससे शरीर का कायाकल्प होता है। ठीक है। शरीर क्या होता है, रिपेयर होता है नींद के अवस्था में। मेटाबॉलिज्म उस टाइम पे बहुत ज्यादा कार्य करता है जब आप सो रहे होते हैं, तो इसलिए रिपेयर होता है। आदर्श रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की 6 से 8 घंटे की नींद अनिवार्य होती है। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे सोएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, आप 6 घंटे सो के भी स्वस्थ रह सकते हैं। बट आपको सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना होगा। नहीं करेंगे तो समस्याओं का सामना आज नहीं तो कल आपको हो करना ही पड़ेगा। और यही आदत अपने बच्चों में डालिए, बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर आता है जो हमें हमारे समाज में रहने के लिए जो कैसे व्यवहार करना है, कैसे करना है, तो सतव्रत का आचरण। सतव्रत कैसे, सतव्रत के अनुसार सदाचार या अच्छे आचरण का नियम, जो हमारा अच्छा व्यवहार होता है, हमारा जो आचरण है वो कैसा है, हमें घर वालों के साथ कैसे रखना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे रखना है, अपने गुरुजनों के साथ कैसे रखना है, और कोई हमसे छोटा व्यक्ति है उसके साथ कैसे रखना है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है व्यक्ति, या कोई फाइनेंशियली वीक है, उनके साथ हमें कैसा आचरण करना है, ये सिखाता है सद्वृत्त आयुर्वेद के अनुसार। यह शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक नैतिक आचरण संहिता है। ठीक है। जो भी हम अपना वो करते हैं, नैतिक आचरण करते हैं, उसके लिए है। यह स्वस्थ जीवन जीने की कला है। मतलब अगर आप हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो सद्वृत्त का जरूर पालन करें, जो मन को नियंत्रित करने, रोगों को रोकने और सुखी जीवन के लिए सही क्या करे और क्या ना करे सिखाती है। ठीक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है।
तो इसमें इन्होंने बताए हैं इसके 4 सिद्धांत, 4 नहीं 5। मानसिक नियंत्रण, नैतिक व्यवहार, स्वच्छता और दिनचर्या, सामाजिक आचरण, सकारात्मक आदतों का निषेध। सकारात्मक है नकारात्मक है? नकारात्मक आचरणों का निषेध। ठीक है। मानसिक नियंत्रण में इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रिय विजय बनना, क्रोध लालच और अहंकार को बचाना, से बचने, मतलब क्रोध से बचना है आपको, लालच से बचना है और अहंकार नहीं आने देना है अपने अंदर। नैतिक नियम, नैतिक व्यवहार जो है आपका, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, गुरुओं बुजुर्गों और विद्वानों का सम्मान करना, यह आपका नैतिक व्यवहार। स्वच्छता और दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और नियम से भोजन करना। सामाजिक आचरण, दूसरों के प्रति दयालु होना, दान देना और परोपकार करना, यह समाज में रहने के लिए जो हमें करना होता है। जो हमसे गरीब होते हैं उनके प्रति प्रति क्या करना है, आपको दान का भाव रखना है। और यदि कोई किसी हीन अवस्था में है उसके प्रति दयालुता का भाव रखना है। और परोपकारी बनना है, छोटा नहीं बनना है। किसी को, किसी से कोई गलती हो गई या यदि उन्होंने माफी मांग ली है तो उसे माफ करके अपना उससे मुक्त हो जाना है, परोपकारी बनना है। ठीक है। नकारात्मक आदतों का निषेध, जो भी आपकी बुरी आदतें होती है, नशा करने की, जुआ खेलने की, दूसरों की निंदा करने की, मजाक उड़ाने की, आदि रात में घूमना जैसे अनैतिक गतिविधियों से बचना चाहिए। यह है सतवृत्त का आचरण। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड, दिनचर्या से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर हम ऋतुचर्या पे चलते हैं। मैम इसमें जो व्यायाम का सीक्वेंस है वो कहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली? व्यायाम क्योंकि आपका आएगा स्नान करने के बाद, स्नान स्नान के के बाद बाद आएगा। हमने वो सूती कपड़े वाला आया, शायद उसके बाद आएगा व्यायाम का। हाँ, स्नान के बाद, सॉरी, वस्त्र ग्रहण, वस्त्र ग्रहण के बाद आपको व्यायाम का। मैम वहाँ व्यायाम वाली फिर उसके बाद स्लाइड। भोजन, फिर निद्रा। मैडम राइट। व्यायाम के बाद फिर से नहाना नहीं होता है क्या? क्योंकि एक्सरसाइज में तो काफी डिटॉक्स मर्जी है पसीना। आपकी, आपकी मर्जी है वो। ओके मैम। भोजन ठीक से है मैम। पहले नहाना है, भोजन करने के बाद नहीं नहाना। अगर हाँ भोजन मतलब के बाद नहा रहे हो होता है आप कि तो वो 2 घंटे बाद नहाना है भोजन करने के। भोजन करते ही नहीं स्नान होता। नहीं नहीं मैम, वो एक्सरसाइज करने के बाद काफी पसीना वगैरह होता है हाँ तो एक हाँ बार हाँ, नहा। नहा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओके ओके ठीक है मैम। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में तो मैम, हाँ मैम। ही है 2-3 बार। मैम आप एक मैम बार कोई वो रूल है व्यायाम कि वाली स्लाइड खोलेंगी? कौन सी? योगा के 1 घंटा बाद नहाना है, ऐसा कोई रूल होता है मैम कि आधा घंटा, एक हाँ, घंटा थोड़ी देर रुकना है बाद कुछ? नहाना है, तुरंत नहीं नहाना, क्योंकि बॉडी में हीट होती है। जब तक आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक नहीं नहाना है। कौन सी स्लाइड बोल रहे हो आप मैम, नम्रता जी? मैम व्यायाम वाली साइड स्लाइड जो है। हम्म। मैम नीचे इंग्लिश में लिखा है मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज एज इट इज ड्यूरिंग द कफा पीरियड। हम्म। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो है, व्यायाम का जो टाइम बताया गया है वो मॉर्निंग का बताया गया है। हम्म। ठीक है। उस टाइम पे आपको जब अभ्यास करते हो तो आप वो, आपके वात पित्त कफ तीनों पे कार्य करता है। ठीक है। और जो मॉर्निंग हाँ टाइम जैसे होता है यहाँ कफ पे का टाइम होता है, मेंशनिंग है। कफ का अच्छा। टाइम होता है। और उसी टाइम पे जो है, हम सुबह ही तो हम षटकर्म करते हैं ना, जितने भी षटकर्म है उसमें अधिकतर हमारा क्या निकलता है बाहर? कफ ही तो निकल रहा है। कुंजल करोगे कफ निकलेगा, नेति करोगे कफ निकलेगा, व्युत्क्रम शीतक्रम करोगे कफ निकलेगा। तो सुबह का टाइम जो हम्म। है कफ का टाइम होता है, हमारी बॉडी में कफ बढ़ा हुआ होता है उस टाइम पे, क्योंकि नेचुरल जो टेम्परेचर होता है उस कारण से हमारी बॉडी में कफ बढ़ता है। ओके। ठीक है। क्लियर? यस मैम मैम। एक
मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि हर हाँ एक को तो बताइए। पॉसिबल नहीं होता कि मॉर्निंग में करना, वो अपने हिसाब से दोपहर में भी, दोपहर यानी कि 3-4 बजे के बाद करते हैं, इवनिंग में देखिए करते ये हैं। नहीं, ये मैं आयुर्वेद के हिसाब से बता रही हूँ, आयुर्वेद में जो हाँ लिखा है, बाकी तो कर तो अपनी मर्जी से कभी भी सकते हैं। हाँ हाँ ना, मैं तो वही पूछ आयुर्वेद। रही हूँ कि हाँ आपके बॉडी बोलिए। में इफेक्ट कुछ अलग होगा क्या? जस्ट लाइक वहां पे जैसे लिखा था इट्स गुड फॉर योर बॉडी, मॉर्निंग में बहुत अच्छा रहता है, राइट? तो देखिए फिर कैसे? मॉर्निंग में, बल्कि मैंने जो फील करा है अपने एक्सपीरियंस से, मेरी बॉडी 10 बजे के बाद बहुत अच्छी खुली हुई होती है, क्योंकि सूरज का इफेक्ट बढ़ जाता है उस टाइम पे, बॉडी में हीट बढ़ जाती है। सुबह के टाइम जैसे अभी लिखा होता है कि कफ जो है, कफ बढ़ा हुआ होता है, उस टाइम पे बॉडी स्टिफ रहती है ना। तो उस स्टिफनेस को हमें हटाने के लिए सुबह का टाइम बताया गया है कि सुबह सबसे बेस्ट होता है। एक तो आपका पेट खाली होता है, ठीक है, क्योंकि आपने रात में खाया होता है, 7-8 घंटे का अच्छा खासा गैप होता है, ठीक है, और सुबह की एनर्जी अलग ही होती है। सुबह का जो एनवायरनमेंट है, और जो अब जैसे हम अब तो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ी दूषित हो गई है, बहुत तेज धूप होती है, क्योंकि ये जो हमारा जो एनवायरनमेंट चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड चल रहा है। उस वजह से क्या है, सुबह का टाइम बेस्ट बताया गया है, क्योंकि सुबह के टाइम पॉल्यूशन कम होता ओके मैम, है ना, लेकिन जैसे मेरे इसलिए। यहाँ पे भी स्टूडेंट रहते हैं, उन किसी किसी को पॉसिबल नहीं होता, वो अपना जॉब वगैरह कवर करके यहाँ पे हम्म। आते हैं, तो फिर उनको भी आंसर करना मुझे भी होता है ना कि हाँ मैम, हम शाम में करें सुबह में करें, तो फिर सुबह में हमें तो टाइम देखिए पॉसिबल ही नहीं है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, उसमें तो एक भी टाइम कर लेना वो औषधि का ही काम करेगा यो, किसी भी यानी टाइम कर ले। बट तो ये फिर जो वो हम पढ़ इट्स रहे हैं गुड। ये स्वस्थ वृत्त के हिसाब से पढ़ रहे हैं। स्वस्थ हाँ वृत्त जो आयुर्वेद का वो है, एक बुक है, उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं कि उसमें बोला गया है कि सुबह के टाइम व्यायाम करना बहुत अच्छा माना गया है, बेस्ट टाइम वही होता है। हाँ बाकी आप भोजन खाने के 2 घंटे बाद कीजिए, या हाँ। शाम को 4 बजे कीजिए, या 6 बजे कीजिए, या अभ्यास करने के बाद आप भोजन करिए, वो आप फिर किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो अच्छा ही परेशानी है, कुछ नहीं राइट? होगी, दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ। हाँ। ओके, थैंक यू मैम। तो जी। मैम हाँ एक जी। डाउट था। ब्रह्म मुहूर्त के लिए आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे होता है, लेकिन हम्म। मैंने कहीं पढ़ा था सूर्योदय से 3:30 से। 90 सूर्योदय होने से 90 मिनट पहले या उदय होने के बाद 45 मिनट, ये क्लियर कर दीजिए प्लीज। ब्रह्म मुहूर्त तो एग्जैक्टली कौन टाइम होता है? ब्रह्म ये कोई मुहूर्त जो होता है 3:45 से स्टार्ट हो जाता है, और सुबह 5:30 या पौने 6 तक चलता है, ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। बाकी तो इसके ऊपर मैम बहुत इसको सारे। ऐसे भी बोलते हैं ना कि जब सनराइज होता है ना, सनराइज अब सब हम्म। जगह पे अलग अलग होता है, तो उससे 1.5 घंटा पहले वाला ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है ना। हाँ हाँ। 1.5 घंटा डेढ़ पहले घंटा तो वो पहले, ये तो देखो सबने फिर अपनी अपनी थ्योरी दे दी है, बट आयुर्वेद के हिसाब से तो, क्योंकि ऐसा ही थ्री बताया फोर्टी गया है फाइव से। हाँ, पहर के हिसाब से ही होता था आयुर्वेद जब लिखा गया था, उसके हिसाब से तो कितने पहर पहले वो कर बताया गया है। तो हम्म। अभी जो है यही बता, पढ़ा भी है मैंने, और मतलब कुछ लोगों से जब डिस्कस हुआ था तो यही हुआ था कि 3:45 से लेकर के और 5:30 पौने 6 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, क्योंकि मैम तब ऐसे तक बता समय रहे का साढ़े सूर्योदय तीन से हो साढ़े जाता है। पाँच है मैम। हाँ जी। 3:30 से 5:30 बता रहे हैं। 3:30 से 5:30 बता रहा है ना, कौन किसने आयुर्वेद देखा साइकिल होगा। की वजह से। हाँ। मैम गूगल नहीं देखा मैम। हाँ गूगल में कंफ्यूजन तो था तो बहुत। अभी अभी रीचेक किया, थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा नहीं था वो है इसलिए। 3:30। अब जैसे 3:30 से आप पौने 4 बजे भी उठते हो तो भी आप सही टाइम पे उठ रहे हो, आप 4 बजे भी उठ रहे हो तो भी आप सही टाइम पे उठ रहे हो, आप 4:30 भी उठ रहे हो तो भी आप सही टाइम पे उठ रहे हो, 5 बजे तक आप सही टाइम पे उठ रहे हो, पर आप उससे जब लेट होते जाते हो वो फिर गलत टाइम होता है। तो कोशिश कीजिए 5 बजे से पहले उठिए। चलिए 4 बजे होता है कि लोग लेट सोते हैं, 4 बजे पॉसिबल नहीं हो पाता है उठना,
तो 5 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उठिए ब्रह्म मुहूर्त में ही, 5:30 से पहले उठ जाइए। ठीक है तपन जी, क्लियर हो गया? जी थैंक यू मैम। हाँ जी। चलिए अब ऋतुचर्या पे चले हम लोग। मैम कल ऋतु, कर लें। हाँ जी, कल करना है, कल कर जैसे आप लेंगे। लोग बोलो, आप जैसे लोग सब बताओ। बोलो। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, 1 2 3 4। कर सकते हैं चलिए मैम कल अभी। कर लेंगे, इसके साथ एक छोटा टॉपिक ले लेंगे। ठीक है। मैम आपके थैंक यू हिसाब मैम, यू से। वेरी अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी। आप बहुत मैम आपके हिसाब अंडरस्टैंडिंग हो, से। थैंक यू मैम। क्या कह आपके रहे हो हिसाब से। पूजा जी? आपके हिसाब से मैम। नहीं नहीं, कोई मेरे को कोई समस्या नहीं है। स्टूडेंट का मुझे तो पढ़ाना रिसेप्टिविटी है, के चाहे हिसाब कल से। पढ़ी जाए, आज पढ़ी है। वी आर तो रेडी मुझे नाउ उससे ऑल्सो मैम। कोई वो नहीं पता मैम है हमने ना? ये टाइम कल कर स्लॉट रख लेंगे। दिया है, सो कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी कोई मैम बोल दो नहीं सकते तीन है। लोगों का एक्चुअली, दो तीन लोगों का मैसेज आ रहा है मैम जूम मीटिंग में कि मैम अच्छा प्लीज अच्छा, कल रखिए, इसीलिए मैं भी फिर साथ में जोड़ ठीक दी है, थी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कल कर लेंगे, कोई वो नहीं है, बस क्लियर होना चाहिए ठीक से। हाँ जी ठीक मैम, है। थैंक यू। चलिए फिर मैम माइंड अप लेकिन आप करें ये हम लोग। पीडीएफ अभी भेज देंगी क्या मैम? जैसे कि हम लोग अभी तुरंत रीड कर लेंगे पीडीएफ ना। नहीं, मैं अभी नहीं भेज पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ स्पेलिंग करेक्शंस करने हैं। और ऋतुचर्या अच्छा। का ना, मैंने उसका इंग्लिश पीडीएफ नहीं बनाया है। तो फिर अब आप लोगों ने टाइम दिया, तो मैं उसमें इंग्लिश का ऐड कर दूंगी, हम और लोगों के मैम लिए ये जो इजी हो ऑर्डर जाएगा। था ना, वो प्लीज ऑर्डर को ठीक कर दीजिएगा, ये वाला जो आपने अभी पढ़ाया था हाँ दिनचर्या ठीक वाला। है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके। मैम आपने सर से वो नाड़ियों वाला जो मैंने पीडीएफ बोला था, आपने बात करी थी क्या सर मैम? ने बहुत साल बोल रहे थे कि मैंने लिखवाया था उस टाइम पे, मैम हाँ पूरा एक्चुअली डिक्टेट बहुत किया था सर ने, फास्ट, हाँ जी। क्योंकि बहुत सर ने फास्ट लिखवाया ऐसे कोई था। पीडीएफ से पढ़ाया नहीं था। मैंने पूछा था सर से, सर कह रहे थे मैंने उस टाइम लिखवा दिया था, और मैंने ऐसे मैम कोई वो नोट सर की तैयार नहीं रिकॉर्डिंग मिल करे। जाती तो हम लोग सुन लेते, क्योंकि हमारा ना छूट गया था उस दिन। सर ने लिखवाया बट सर अच्छा बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे थे ना। तो अगर वो हमको सुनने में अच्छा, आएगा तो हम लोग फिर लिख लेंगे उसको, पॉज कर करके या कैसे भी। हम्म। चलिए मैं सर से फिर एक बार और बात कर लेती हूँ, सर क्या कहते हैं। ठीक है मैम, मैं ठीक है। बोलती हूँ कि आप तैयार कर दो, समय है तो। एक्चुअली सर पे समय की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है। नहीं नहीं, बस मैम वो वीडियो अपलोड कर देंगे ना जो रिकॉर्ड कर रखा है, तो हम सुन सुन के लिख लेंगे। हम पीडीएफ ना भी हम्म। दे तो हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मैं बात बोल देती हूँ सर को एक बार। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए फिर अब कमर गर्दन सीधी कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद। एक बार ओम का उच्चारण, 3 बार शांति। लंबा गहरा सांस भरिए। ओ। शांति, शांति, शांति। ईश्वर को प्रणाम कीजिए, आज के लिए धन्यवाद बोलिए, धीरे से आंखें खोलिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। मैम। थैंक यू सभी का।